तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। और उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी। दुआ भी यही है कि आप लोग अच्छे रहें, अपना ख्याल रखें। आज की कहानी है तो कोरोना काल की ही कहानी, लेकिन थोड़ी सी अजीब है। आपको याद होगा जब कोरोना की दूसरी लहर आई, मार्च तक लगभग सब कुछ ठीक था। अप्रैल फर्स्ट वीक से, पहले हफ्ते से अप्रैल के, अचानक कोरोना का कहर बढ़ना शुरू हुआ था। और ये कहानी मार्च और अप्रैल के दरमियान ही शुरू होती है और मई में ये कहानी खत्म होती है। थाईलैंड पूरी दुनिया में अपने खास थाई मसाज के लिए जाना जाता है। दुनिया के कोने कोने से लोग वहाँ जाते हैं। बाकायदा वहाँ मसाज की पढ़ाई होती है, यूनिवर्सिटी है, डिग्रियाँ मिलती हैं। तो बहुत सारे ऐसे मसाज एक्सपर्ट्स थाईलैंड से हमेशा इंडिया आते हैं। उसमें बहुत सारे दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े महानगरों में, शहरों में जाती हैं, खासतौर पे लड़कियां, और वहां काम करती हैं। इन्हीं में से एक लड़की थी जिसका नाम था प्याथिडा। ये बैंकॉक की रहने वाली थाईलैंड सिटीजन, और 2010 से ये लगातार कई बार बिजनेस वीजा पर, कई बार टूरिस्ट वीजा पर भारत आया करती थी। तो लगभग 11 साल से ये भारत आ रही थी। प्याथिडा की उम्र इस वक्त लगभग 41 साल रही। आखिरी बार वो टूरिस्ट वीजा पर भारत आती है 30 मार्च को। ये वही 30 मार्च है जब कोरोना ने लगभग अपना दूसरा जो कहर है वो बरसाने की शुरुआत की थी। लेकिन अभी पूरी तरीके से वैसे हालात नहीं थे जो अप्रैल फर्स्ट वीक से हुए। तो 19 मार्च को ये वीज़ा जारी हुआ था और 19 मार्च से लेके 9 जून तक इस वीज़ा की मियाद थी। तो मार्च से लेकर 9 जून तक प्याथिडा भारत में रहने के लिए एक तरह से आज़ाद थी, क्योंकि उसके पास वीज़ा था। वो दिल्ली आती है। दिल्ली में उसकी बहुत सारी दोस्त भी काम करती हैं जो थाई सिटीज़न है। और इसके बाद वो दिल्ली में कुछ दिन रुकती है, काम करती है। फिर वो दिल्ली से लखनऊ जाती है और लखनऊ से 1-2 दिन के बाद वापस दिल्ली आ जाती है। फिर 2 अप्रैल से लेकर, क्योंकि वो 30 मार्च को आई, 28 अप्रैल तक वो अलग अलग जगहों पे रहती है, बल्कि 27 अप्रैल तक। और इसके बाद 27 और 28 अप्रैल के दरमियान प्याथिडा लखनऊ पहुंचती है। अब यहाँ पे एक कहानी ये भी है कि प्याथिडा मसाज पार्लर या मसाज स्पा में काम करने के साथ साथ कुछ और भी क्या करती थी। तो दिल्ली में जब वो, चूंकि 2010 से आ रही थी, उसके बहुत सारे यहाँ लोग जानने वाले थे, बहुत सारे उसके कस्टमर थे। कुछ उसके राजस्थान में भी थे, कुछ छत्तीसगढ़ में भी थे, और उसके बहुत सारे दोस्त भी यहाँ बन चुके थे। तो 27-28 अप्रैल को प्याथिडा लखनऊ पहुंचती है। अब खबर ये आती है कि लखनऊ दरअसल उसे एक बड़े नेता, राज्यसभा के एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो पहले समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, उसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए। तो राज्यसभा के एमपी का एक बेटा, जिसका बिल्डर का काम है, रईस है, अच्छे खासे पैसे हैं, उसने प्याथिडा को लखनऊ बुलाया अपने खर्च पर। कहते ये भी हैं कि उसने लखनऊ आने के लिए, कुछ दिन वहां रखने के लिए करीब 7 लाख रुपए दिए थे, 7 लाख। तो प्याथिडा लखनऊ पहुंचती है। लखनऊ में एक जिंजर होटल है जहां पे उसे ठहराया जाता है। अब इस बात की भी जांच होनी है कि इस होटल की बुकिंग किसने कराई, पेमेंट किसने किया, वो आगे बताऊंगा। तो खैर प्याथिडा लखनऊ पहुंचती है और उसके बाद जिंजर होटल में चेक इन करती है और वहीं रहती है। कहते ये भी है कि वो बिल्डर लगातार उस होटल में प्याथिडा के साथ आता है, रहता है, और उसके कुछ दोस्त भी थे। और फिर इसी बीच में 28-29 अप्रैल को ही प्याथिडा को लगता है कि उसे कुछ ऐसे सिम्टम हैं जिससे कहीं कोरोना का अंदाज़ा लगता है। इस दौरान में जब वो 30 मार्च को इंडिया पहुंचती है, उसके बाद इधर उधर रहती है, कई जगहों पर कई लोगों से मिलती है, और 1 अप्रैल के बाद कोरोना का कहर टूटना शुरू हो जाता है। 28 अप्रैल आते आते कोरोना ने यूपी में भी अपनी रफ्तार पकड़ ली थी, और 2 मई के बाद तो खैर और तेजी से फैला। लेकिन तब तक लखनऊ में भी कोरोना दस्तक दे चुका था, और लखनऊ की हालत
अप्रैल के आखिरी हफ्ते में लगभग ख़राब होनी शुरू हो गई थी और उसी वक्त से हॉस्पिटल बेड, आईसीयू, ऑक्सीजन, इन सारी चीज़ों की किल्लत भी शुरू हो गई थी। तो अब एक विदेशी नागरिक लखनऊ में और अचानक उसे सिम्टम, बुखार और उस तरह की चीज़ें जो कोरोना की तरफ इशारा कर रही उसे होता है, वो घबरा जाती है। इसके बाद वो सिम्टम कहते हैं जिन लोगों ने उसे लखनऊ बताया उसे भी बताया। अब वो मदद करने की बजाय वो भी घबरा जाते हैं, क्योंकि कोरोना के बारे में सब पता है कि अगर एक कोरोना किसी को है और वो पॉजिटिव है तो उसके आसपास और करीब रहने वाले लोग भी कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। तो अब यहाँ मामला उल्टा पड़ गया। कोरोना काल में जब कोरोना चारों तरफ कहर बरसा रहा था, लोग मर रहे थे, लोग अस्पताल, ऑक्सीजन बेड के धक्के खा रहे थे, ऐसे माहौल में भी एक रईसज़ादा एक लड़की को अय्याशी के लिए लखनऊ बुलाता है, उसके साथ वक्त बिताता है। लेकिन जैसे ही ये पता चलता है, वो बताती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे डर है कि कहीं कोरोना ना हो, टेस्ट करा लें, तब उन लोगों को भी डर होता और वो भाग जाते हैं, उसे यूं ही बिना कोई मदद किए हुए बेसहारा उसी होटल में छोड़कर। क्योंकि बात कोई इमोशन की, रिश्तों की तो थी नहीं, सारा बात और खेल पैसों का था। तो उस लड़की को यूं ही छोड़ देते हैं इस कोरोना काल में। अब वो अनजान लखनऊ में, किसी को जानती नहीं और उसकी तबीयत बिगड़ रही। ऐसी सूरत में जब उसे कुछ पता नहीं चलता और कुछ समझ में नहीं आता क्या करें, रायपुर में एक राकेश शर्मा नाम का उसका पुराना दोस्त था, जिससे के साथ प्याथीडा बहुत बार मिली और उसे हिंदुस्तान में जो गिने चुने दोस्तों में शामिल था उसमें एक राकेश शर्मा था। वो राकेश शर्मा को फ़ोन करती है लखनऊ से और कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसे लग रहा है कि कोरोना हो गया, बट यहाँ किसी को जानते नहीं है, अस्पताल में बड़ी मुश्किल है, तो तुम मेरी मदद करो, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। राकेश शर्मा रायपुर में बैठकर प्याथीडा की इस कहानी को सुनकर उसकी मदद करने का फैसला करता है। इसके बाद वो लखनऊ में रहने वाले अपने एक जानकार, अपने एक दोस्त सलमान को फ़ोन करता है। सलमान एक गाइड भी है और लखनऊ में एक स्पा चलाता है और इस स्पा सेंटर को चलाने के दौरान प्याथीडा के साथ भी उसकी जान पहचान और मुलाकात हुई थी, क्योंकि वो एक थाई मसाज एक्सपर्ट थी। तो लखनऊ में कई बार ये भी कहा जाता है कि सलमान को उस स्पा सेंटर में भी आकर उसने ट्रेनिंग दी और काम भी किया। तो जब राकेश शर्मा रायपुर से सलमान को फ़ोन करता है तो सलमान भरोसा देता है कि वो मदद करेगा। इसके बाद वो प्याथीडा से बात करता है और फिर किसी तरीके से जुगाड़ करके उसको लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती करवा देता है और शायद राम मनोहर लोहिया अस्पताल लखनऊ में, तो वहाँ पे बातचीत करके और प्याथीडा को एडमिट करा देता है। इतनी मदद की सलमान ने राकेश शर्मा के कहने पर। अब इसके बाद प्याथीडा अस्पताल में है और कोरोना की चपेट में है। पता चला कि उसे वाकई कोरोना है। वहाँ उसका इलाज चलने लगा, लेकिन शायद देखभाल और वक्त पे इलाज न मिलने की वजह से उसकी हालत बिगड़ने लगी और हालत बिगड़ते बिगड़ते आखिरकार 3 मई को, मतलब करीब 9 दिन पहले या 10 दिन पहले, प्याथीडा की उसी राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मौत हो जाती है। अब वहाँ उसका पूरा देखभाल करने वाला अकेला सलमान था, गाइड। सलमान ही सब कुछ कर रहा था। अब सलमान को ये पता चला कि उसकी मौत हो गई है। इसके बाद सलमान प्याथीडा की जो दिल्ली में कुछ थाई दोस्त थी उनके से संपर्क करता है, राकेश को बताता है और फिर आखिरकार होता ये कि इन सारी चीज़ों और तैयारी में, क्योंकि एक विदेशी की मौत हो गई और उसका यहाँ अपना कोई नहीं है, तो बात फिर पुलिस के कानों तक पहुँचती है अस्पताल के ज़रिए कि एक मौत हुई है कोरोना से, एक विदेशी है, लेकिन उसकी बॉडी क्लेम करने के लिए कोई नहीं आ रहा, तो क्या करें। अब पहली बार लखनऊ पुलिस इसमें इन्वॉल्व होती है। इसके बाद लखनऊ पुलिस पता करती है। पता करने के बाद उसे होटल के ज़रिए और फिर सलमान, इन सब का पता चलता है, तो सारी जानकारी मिलती, कहानी सामने आती है। इसके बाद लखनऊ पुलिस दिल्ली में थाईलैंड की एम्बेसी से संपर्क करती है और बताती है कि एक ऐसे ऐसे ये पासपोर्ट नंबर, ये वीज़ा नंबर और ये यहाँ आई थी और लखनऊ में कोरोना से उसकी मौत हो गई। एम्बेसी अब बैंकॉक में प्याथीडा के फैमिली से संपर्क कांटेक्ट करते हैं और उन्हें सारी चीज़ बताते हैं। अब ये हुआ कि किसी तरीके से इस बॉडी को या तो बैंकॉक भेजा जाए, पहले फैमिली यही चाहती थी, लेकिन वो मुमकिन हो नहीं पाया
क्योंकि कोविड की पेशेंट और गाइडलाइंस बहुत सारी चीज़ें। अब यहाँ कोई और नहीं तो क्या करें। आखिरकार सारी फैमिली ने थाईलैंड में बैठ के बातचीत की और उसके बाद एम्बेसी के थ्रू ये तय हुआ कि प्यातिडा का अंतिम संस्कार पूरी धार्मिक रीति रिवाज के साथ लखनऊ में ही कर दिया जाए। और इसकी जिम्मेदारी दी गई उसी सलमान गाइड को कि इसका अंतिम संस्कार जो होगा वो सलमान की मौजूदगी में होगा और परिवार की तरफ से वो नुमाइंदगी करेगा। इसके बाद लखनऊ पुलिस एम्बेसी के जरिए जब इस बात की मंजूरी मिलती है, परिवार की तरफ से सहमति हो जाती है, तो फिर प्यातिडा का अंतिम संस्कार करती है और पूरे धार्मिक रीति रिवाज के साथ सलमान की मौजूदगी में। इससे पहले सिर्फ एक परिवार की एक और रिक्वेस्ट आई थी और वो ये थी कि जब उसका अंतिम संस्कार हो तो वो अगर उसको लाइव स्ट्रीम करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो वो लाइव अपनी बेटी का अंतिम संस्कार देख सके, क्योंकि माहौल ऐसा कि वहाँ से कोई आ नहीं सकता था और बॉडी जा नहीं सकती थी। तो लखनऊ पुलिस ने ये ज़रूर किया कि जब प्यातिडा का अंतिम संस्कार हो रहा था तब एक पुलिस अफसर को ये जिम्मेदारी दी गई और वो पूरे मंत्रोच्चार और जो सारी रीति रिवाज थे उसके तहत अंतिम संस्कार हुआ। उन्होंने वो सारी चीज़ें लाइव स्ट्रीम करके लखनऊ से बैंकॉक उनके परिवार को दिखाया और इस तरीके से लाइव उन्होंने देखा अपनी बच्ची का अंतिम संस्कार, बेटी का, और ये सब कुछ हो गया। अब बात आई गई होगी, ये मामला अभी तक नहीं था, लेकिन इस मामले में नया रंग आता है तब जब धीरे धीरे प्यातिडा की मौत की खबर लखनऊ में चर्चा में आ जाती है और लोग बातें करने लगते हैं। इसके बाद डिटेल आती है, फिर सलमान का नाम आता है, फिर राकेश शर्मा का नाम आता है, फिर उसके कनेक्शन, प्यातिडा के प्रोफेशन, इन सारी चीज़ों की छानबीन होती है, जांच होती है। तो आखिर में ये कहानी आती है कि लखनऊ में एक राज्यसभा सांसद के बेटे ने अपनी अय्याशी के लिए उसे बुलाया था और बाकायदा पैसे दिए थे। समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता बाकायदा इसको ट्वीट कर देते हैं और वो उन एमपी का अब यहाँ पे फिर जोर पकड़ने लगती है और राजनीति भी हो जाती है कि इस मामले में केस दर्ज होना चाहिए, एफआईआर दर्ज होना चाहिए। एक दो लखनऊ के और यूपी के पूर्व पुलिस अफसर बड़े वो भी कहते हैं कि इसमें अलग अलग सेक्शन के तहत केस बनना चाहिए, इसलिए एक तो पैंडेमिक है, लोग मर रहे हैं और ऐसी सूरत में एक लड़की को लखनऊ बुलाया जाता है पैसे देकर अय्याशी के लिए, और इस दौरान उस लड़की को कोरोना होता है, उसकी कोई देखभाल नहीं करता और फिर उसकी मौत हो जाती है। तो जिन लोगों ने उसे बुलाया था वो इसकी मौत के जिम्मेदार हैं और फिर इसमें बहुत सारे अलग अलग एक्ट और सेक्शन भी हैं जो लगाए जा सकते हैं। लेकिन मामला ये हुआ कि चूंकि एक बड़े नेता के बेटे का मामला है तो पुलिस भी जो है पीछे हट गई। हालांकि जब मीडिया में खबरें आनी शुरू हुई तो फिर लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को मजबूरन इस मामले की जांच के आदेश देने पड़े। एक डीसीपी ईस्ट है वहाँ के, उनको इंक्वायरी दी गई है कि वो पूरी सच्चाई का पता लगाएं सलमान से और बाकी लोगों से कि ये क्या मामला है, किसने बुलाया, होटल की पेमेंट किसने की है और सलमान का क्या रोल है, राकेश शर्मा का क्या रोल है। इतना ही नहीं, यूपी पुलिस, लखनऊ पुलिस इस मामले की तह तक जाने के लिए दिल्ली में बहुत सारे ऐसे स्पा सेंटर हैं जहां थाईलैंड की बहुत सारी लड़कियां काम करती हैं और जिसमें से कुछ खास दोस्त भी हैं प्यातिडा की, उनसे भी कांटेक्ट कर रही है ताकि उनके जरिए ये पता लगाया जा सके कि आखिर में वो किस किस के संपर्क में रही, कौन कौन लोग थे 30 मार्च से लेकर 28 अप्रैल के बीच में प्यातिडा और कहाँ कहाँ गई थी, कौन कौन लोग थे। अब इसमें एक और भी चीज़ है कि लखनऊ में भी प्यातिडा जो आई तो उसके संपर्क में कौन कौन लोग थे, क्योंकि अगर वो सामने नहीं आएंगे उनका तो वो भी एक खतरा है कि वो कोरोना दूसरों को फैलाएंगे, क्योंकि वो भी अगर कोरोना संक्रमित हो सकते हैं क्योंकि उस लड़की के संपर्क में थे। तो अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं लेकिन अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है और राजनीति शुरू हो गई है। मामला तूल पकड़ रहा है कि मामला एक नेता के बेटे से जुड़ा हुआ है, इसलिए पुलिस इसमें एक्शन नहीं ले रही है, जबकि एक्शन लेने के सारे इसमें वो बनते हैं जिस तरीके के जहाँ पे इसमें जो गलतियाँ हुई हैं तो वो सारी चीज़ों के हिसाब से कानून को अपना काम करना चाहिए, जो जिम्मेदार उसको पकड़ना चाहिए और जो भी सेक्शन इसमें लगता है उसमें लगना चाहिए। तो अब देखिए आने वाले वक्त में क्या होता है, क्योंकि इंक्वायरी तो हो गई है लेकिन अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। हालांकि जिन राज्यसभा के एमपी का नाम उछल रहा है और बताया जा रहा है, उन्होंने भी एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि
उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं और उनका बेटा ऐसे किसी मामले में शामिल नहीं है। वो खुद चाहते हैं पुलिस जांच करे और जो सच है वो सामने लाए। हालांकि इस जांच में कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि आप जिस होटल में वो लड़की ठहरी, वहाँ के सीसीटीवी फुटेज, वहाँ की एंट्री, कैसे पेमेंट किसने किए, ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है। और बल्कि अब तक लखनऊ पुलिस ने पता भी लगा लिया होगा, ये कुछ घंटों का काम है। लेकिन अब इसका खुलासा होगा, ये लखनऊ पुलिस इसको लीक करेगी, बताएगी, जानकारी देगी, ये देखना होगा। फिलहाल तो ये है कि यूपी पुलिस इस मामले को और इस मामले में शामिल लोगों को न सिर्फ छुपा रही है बल्कि उनके नाम भी दबा रही है। लेकिन कब तक ऐसा हो पाता है, ये अभी बाद में पता चलेगा। तो ये कहानी इसलिए आपको सुनाई कि एक तरफ हम लोग लगातार कोरोना से मौत, लोगों की चीखें आहें, दुख दर्द, अस्पताल, बिस्तर, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, कमी का रो रहे हैं, नदियों में लाशें तैर रही हैं, जिसको देखिए हर उसका कोई ना कोई एक जानने वाला कोरोना से ग्रसित है, पीड़ित है, इतने परिवारों में मौत हो रही है। ऐसे वक्त में भी हमारे ही बीच कुछ ऐसे इंसान हैं जो इस कोरोना के कहर के बीच भी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। तो इस कहानी को सुनाने का मकसद ये था कि एक तरफ कोरोना और उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें और दूसरी तरफ एक रईसज़ादे की ये करतूत। तो आज कहानी में इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।